अब हम टॉपिक करते हैं अकाउंटिंग रेशियोज़। अकाउंटिंग रेशियोज़ का क्या मतलब है कि किसी भी दो फिगर्स में क्या रिलेशनशिप है, दो नंबर में। या तो हम उसको फ्रैक्शन में दिखाएंगे, 2/3 इज़ अ फ्रैक्शन, या फिर प्रपोर्शनेट, या फिर परसेंटेज की उसका 50% है, वो उसका 100% है। दो नंबर, एक नंबर 50% है, एक नंबर 100% है। या फिर नंबर ऑफ़ टाइम्स कि इसका 2 टाइम्स है, 3 टाइम्स है। बात एक ही है कि हम दो नंबर के आपस में क्या रिलेशनशिप है, वो कैसे दिखते हैं, उसका क्या परसेंटेज है, क्या रेशो है, क्या फ्रैक्शन है, हम ये अकाउंटिंग रेशो में डिस्कस करेंगे। अकाउंटिंग रेशोज़ हम क्यों करते हैं, हम रेशो क्यों निकालते हैं? क्योंकि हम देखते हैं कि हमारे कंपनी में क्या प्रॉब्लम एरियाज़ है जहाँ पे हमें डिसीजन लेने की ज़रूरत है। एरियाज़ ऑफ बिजनेस विच नीड्स मोर अटेंशन एंड कैन बी इम्प्रूव विद द डिज़ायर्ड एक्शन। इसलिए हम रेशो निकालते हैं कि ये इसका ज़्यादा परसेंटेज है, हमें इसको कम करना है। एक कंपैरिजन हम चेक करते हैं कि हमारा प्रॉफिट या लास्ट ईयर से बढ़ा नहीं बढ़ा, हमारी करंट एसेट बढ़ी लास्ट ईयर से नहीं बढ़ी। तो कंपैरिजन इंट्रा फर्म या इंटर फर्म। इंटर फर्म मतलब आपस में फर्म में कंपैरिजन, और इंट्रा फर्म मतलब विद इन द फर्म अकाउंटिंग ईयर्स, अकाउंटिंग पीरियड, किसी भी में कंपैरिजन हम करते हैं। तो हमें रेशोज़ निकाल के हम ज़्यादा अच्छा एनालिसिस कर पाते हैं। हम आगे के स्टैंडर्ड्स बना पाते हैं, एस्टिमेशन बना पाते हैं कि हमारी करंट एसेट इतनी रहेगी या हमारा लायबिलिटी इतनी रहेगी, हमारे डिबेंचर इतने रहेंगे। तो हम उसके अकॉर्डिंगली क्या फ़िगर चेंज कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, जो भी एस्टिमेशंस हमें कंपनी को बनाने होते हैं। तो एक स्टैंडर्ड मिल जाता है, हम उससे फ्यूचर प्रोजेक्शन कर पाते हैं क्योंकि हमारे पास आपस में रिलेशनशिप है हमारे टू फिगर्स की। और इसलिए हम डीपर एनालिसिस कर सकते हैं कि प्रॉफिट हमारा इस एरिया से ज़्यादा आ रहा है, इस एरिया से कम आ रहा है, हमें इस एरिया को और वर्क करने की ज़रूरत है। हमारी लिक्विडिटी कम है, लिक्विडिटी मतलब हमारी एसेट्स, करंट एसेट्स कम है, करंट लायबिलिटी के कंपैरिजन तो हम इसे कैसे बढ़ा सकते हैं, या लिक्विडिटी ज़्यादा है। कुछ भी हम डिसीज़न लेना है वो हम इन रेशियोज़ के बेसिस पे लेते हैं। तो ये सारे हमारे ऑब्जेक्टिव है कि हम रेशियो का एनालिसिस क्यों करते हैं। नेक्स्ट टाइप ऑफ रेशियोज़ ऑन द बेसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, मतलब कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट से हमने दो फिगर लिए, दो P&L रेशियोज़, मतलब कि दोनों फिगर टू स्टेटमेंट फ्रॉम द स्टेटमेंट ऑफ P&Ls, कि हमने P&L से दो फिगर ले ली। बैलेंस शीट रेशियो मतलब जो हमने बैलेंस शीट्स के फिगर है, लाइक करंट एसेट्स, फिक्स एसेट्स से नॉट सेल्स हमारे P&L रेशियोज़ में आएगा। तो जो भी हमारी करंट लाइबिलिटीज़, जो रेशियोज़, जो फिगर्स हमारे बैलेंस शीट में, उनको बोलते हैं बैलेंस शीट रेशियोज़। P&L वालों को बोलते हैं P&L रेशियोज़। और कंपोजिट रेशियोज़ होते हैं कि एक फिगर हमारा वन रेशियो फ्रॉम द P&L एंड द वन अदर फ्रॉम द बैलेंस शीट, दोनों से आ रहा है। टाइप ऑफ द रेशियो ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन। अब रेशियोज़ को हम फंक्शन के बेसिस पे कैसे डिवाइड करते हैं? तो ये 4 रेशियोज़ हमारे मेजर्स है: लिक्विडिटी रेशियोज़, सॉल्वेंसी रेशियोज़, एक्टिविटी रेशियो, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। तो हम एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले लिक्विडिटी रेशियो। लिक्विडिटी रेशियो क्या होता है कि लिक्विड रिक्वायरमेंट एज एंड व्हेन, जब हमें कंपनी की सॉल्वेंसी, मतलब हमारी कंपनी को मान लो इमीडिएटली पैसों की नीड है, तो हम उसको कितनी जल्दी एज एंड व्हेन उस रिक्वायरमेंट को पूरा कर सकते हैं, उसको बोलते हैं लिक्विडिटी रेशियोज़ को हम ध्यान देते हैं। लिक्विडिटी रेशियोज़ का एक फर्स्ट है करंट रेशियो। करंट रेशियो मतलब कि हमारी करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी के आपस में क्या रिलेशनशिप है, कि करंट एसेट करंट लायबिलिटी के अकॉर्डिंगली कितनी ज़्यादा है, कितनी कम है। उसको हम वर्किंग कैपिटल रेशियो भी बोल सकते हैं। वर्किंग कैपिटल मतलब करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी। करंट एसेट्स क्या क्या होती है हमारी? करंट इन्वेस्टमेंट, इन्वेंट्री, ट्रेड रिसीवेबल, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, शॉर्ट टर्म लोन एंड एडवांसेस। याद रखना शॉर्ट टर्म होता है, लॉन्ग टर्म हमारे करंट एसेट नहीं है, वो नॉन करंट एसेट्स है या अदर करंट एसेट्स। और अगर हमें फिगर में टोटल एसेट दे रखा है तो हम करंट एसेट कैसे निकालेंगे? टोटल एसेट माइनस नॉन करंट एसेट्स, क्योंकि हमें करंट रेशियो के लिए करंट एसेट चाहिए। वो हमारी क्विक सॉल्वेंसी बताते हैं कि जल्दी से हम कितनी जल्दी एज एंड व्हेन रिक्वायर है तो हम उसको पैसा में कन्वर्ट कर सकते हैं। करंट लायबिलिटी क्या है? जो लायबिलिटी विच आर पेबल इन द शॉर्ट टर्म टाइम विद इन अ ईयर फ्रॉम, जो हमें अभी कुछ ही टाइम में पे करनी है। फ्रॉम द डेट ऑफ बैलेंस शीट और विद इन द पीरियड ऑफ ऑपरेटिंग साइकिल में, हमारी अगर कोई बिजनेस साइकिल है कि 3 महीने, 4 महीने, 6 महीने, 8 महीने, जो हमें ऑपरेटिंग साइकिल में हमारी चलती है, या फिर हमारे करंट लायबिलिटी होती है, वो हम मानते हैं करंट लायबिलिटीज़ विच आर पेबल इन शॉर्ट टर्म। बेसिकली 12 मंथ्स में हो जाती है, जो 12 मंथ्स के अंदर अंदर हम पे करनी पड़ती है, उसको बोलते हैं हम करंट लायबिलिटी। इसमें क्या क्या आती है? शॉर्ट टर्म बोरिंग्स, ट्रेड पेबल्स, अदर करंट लायबिलिटीज़ एंड शॉर्ट टर्म प्रोविजंस। याद रखना इसमें करंट ही आएगी, लॉन्ग टर्म नहीं आएगी। अब कुछ नोट्स है, कुछ फिगर्स, अगर हमें कुछ फिगर्स दे रखे हैं तो हम कैसे निकालेंगे? वर्किंग कैपिटल का क्या मतलब है? करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी। अगर हमें वर्किंग कैपिटल दे रखी है और करंट लायबिलिटी दे रखी है तो हम करंट एसेट ईजिली निकाल सकते हैं।
क्योंकि वर्किंग कैपिटल इक्वल्स टू करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी। टोटल डेब्ट दे रखा है, हमें शॉर्ट टर्म निकालना है तो माइनस कर देंगे लॉन्ग टर्म। आइडल रेशो क्या है 2:1। बेसिकली करंट रेशो आइडल रेशो है 2:1, मतलब करंट एसेट हमारी 2 होनी चाहिए और करंट लायबिलिटी हमारी 1 होनी चाहिए, तो ये आइडल रेशो है। अगर लो रेशो का, अगर मान लो इससे लो होता है रेशो, तो क्या मतलब है कि हम अपनी शॉर्ट टर्म लायबिलिटी जल्दी से पे नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमारी करंट एसेट कम है। इसका मतलब ऊपर वाला फिगर करंट एसेट का फिगर कम है, तो हमारा लो रेशो है, तो अपनी ऑब्लिगेशन हम जल्दी से पूरी नहीं कर पाएंगे, तो इसलिए वो लो रेशो हमारी कंपनी के लिए अच्छा नहीं होता, परफॉर्मेंस हमारी कंपनी की अच्छी नहीं मानी जाती। हायर रेशो है अच्छा है, लेकिन अगर वेरी हाई रेशो है तो भी अच्छा नहीं है, क्योंकि हम मानते हैं कि वो हमारी एसेट्स अंडर यूटिलाइज्ड है, वो बिजनेस साइकिल में लगे हुए नहीं है पैसे। वेरी हाई रेशो नॉट गुड, पर अगर हायर है तो गुड है कि हमारे पास अच्छी करंट एसेट्स है जो हम अपनी करंट ऑब्लिगेशन पे करने के लिए ईजिली बिना स्ट्रेस में पे कर सकते हैं। टोटल एसेट्स इक्वल टू फिक्स्ड एसेट्स प्लस नॉन करंट इन्वेस्टमेंट प्लस करंट एसेट्स, और शेयर होल्डर फंड टोटल एसेट इक्वल टू शेयर होल्डर फंड नॉन करंट लायबिलिटीज प्लस करंट लायबिलिटी। ये लायबिलिटी साइड्स के लिए टोटल एसेट, वो टोटल एसेट्स फिक्स एसेट प्लस नॉन करंट इन्वेस्टमेंट प्लस करंट एसेट्स। अगर हमें कोई भी फिगर नहीं है, मतलब करंट एसेट्स चाहिए और ये फिगर्स दे रखे हैं, तो हम इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। अब एक एग्जांपल देखते हैं कि ट्रेड रिसीवेबल दे रखा है, इन्वेंट्री दे रखी है, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट दे रखा है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट दे रखा है, प्रीपेड एक्सपेंसेस दे रखे हैं, बिल्स पेबल दे रखे हैं, ट्रेड पेबल दे रखा है, डिवेंचर दे रखा है, एक्सपेंस पेबल दे रखा है, मशीनरी दे रखी है। हमें करंट रेशो निकाला है, करंट रेशो इक्वल्स टू करंट एसेट डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी। अब करंट एसेट्स में जो मैंने फिगर रेड में किए हुए वो आएंगे, बेसिकली हमारे पास मशीनरी नहीं आएगी क्योंकि वो फिक्स एसेट्स है, और करंट लायबिलिटीज़ में 2 लाख नहीं आएंगे, डिवेंचर्स नहीं आएंगे क्योंकि वो लॉन्ग टर्म हमारी लायबिलिटी है, हमारी शॉर्ट टर्म नहीं है। तो और सारे फिगर्स आएंगे, तो करंट एसेट 8 लाख होगा, करंट लायबिलिटी 4 लाख होगा, करंट रेशो इक्वल्स टू 2:1। नेक्स्ट एग्जांपल करते हैं। वर्किंग कैपिटल ऑफ ए लिमिटेड इज 10 लाख, इट्स टोटल डेब्ट अमाउंट रुपीज़ 25 लाख, नॉन करंट लायबिलिटी रुपीज़ 20 लाख, कैलकुलेट द करंट रेशो। करंट रेशो में हमें क्या फिगर चाहिए, 2 फिगर चाहिए, करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटी। वर्किंग कैपिटल दे रखी है 10 लाख और हमें नॉन करंट लायबिलिटीज़ दे रखी है 20 लाख। तो सबसे पहले टोटल डेब्ट हमारे पास 25 है, नॉन करंट लायबिलिटीज़ इतनी है 20, तो हम इसको माइनस करेंगे तो क्या आएगा, करंट लायबिलिटी। टोटल डेट इक्वल्स टू नॉन करंट लायबिलिटी प्लस करंट लायबिलिटी, तो करंट लायबिलिटी हमारे पास आएगी 5 लाख, और 5 लाख हमारे पास करंट लायबिलिटी आ गई। हमारे पास वर्किंग कैपिटल दे रखी है 10 लाख, तो करंट एसेट कितनी आ गई, क्योंकि वर्किंग कैपिटल इक्वल्स टू करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी, तो 15 लाख। अब करंट रेशो इक्वल्स टू करंट एसेट इज 15 लाख एंड करंट लायबिलिटी इज 5 लाख, डिवाइड करेंगे 3:1। बेसिकली कुछ ये फॉर्मूलेस है जो हमें थोड़ा पता होना चाहिए, जिससे हम करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी तक पहुंच पाए। नेक्स्ट एग्जांपल है, करंट एसेट्स ऑफ ए लिमिटेड वाज 10 लाख एंड इट्स करंट लायबिलिटी अमाउंटेड रुपीज़ 4 लाख। ठीक है, कैलकुलेट करंट रेशो इफ इट्स पेड रुपीज़ 50,000 टू क्रेडिटर। अब हमारा क्या फ़र्क पड़ेगा, करंट एसेट्स हमारी 10 लाख थी, उसमें से हमने 50,000 क्रेडिटर को दे दिया, तो हमारा कैश गया, क्रेडिटर को पे करेंगे तो हमारा बैंक कैश मतलब बैंक, तो करंट एसेट्स में से हम माइनस बैंक कर देंगे, तो हमारी नई करंट एसेट्स आ जाएगी। और करंट लायबिलिटी हमारी 4 लाख थी, जिसमें से हमने 50,000 पे कर दिया, तो हमारी लायबिलिटी भी 4 लाख 50,000 से कम हो जाएगी। तो 9,50,000 करंट एसेट इक्वल्स टू 10 लाख माइनस 50,000, और करंट लायबिलिटी 4 लाख माइनस 50,000 3,50,000, तो 2.71 हमारी नया रेशो आया, करंट रेशो। अगर इसमें गुड परचेज हुआ 50,000 क्रेडिट, ये हमें बस नॉर्मल लॉजिक लगाना है, हमने क्रेडिट में परचेज़ किया तो हमारे पास क्या आया, हमारे पास इन्वेंट्री बढ़ गई और हमारी लायबिलिटी बढ़ गई। तो इन्वेंट्री बढ़ेगी तो करंट एसेट्स प्लस गुड्स, और लायबिलिटी बढ़ेगी तो करंट लायबिलिटी प्लस क्रेडिटर। तो 10,50,000 प्लस 4,50,000, तो नया रेशो आ गया 2.33। मतलब ऐसे थोड़े से कॉम्प्लिकेट हल्के से क्वेश्चन आ सकते हैं, जिसमें से थोड़ा सा हमें फॉर्मूला से निकालना पड़ेगा। A firm had current asset of rupees 10 lakh, it paid off creditor rupees 2 lakh and the current ratio became 2:1. Determine the current liability and the working capital of the firm after payment was done. Let the current liability before payment of the creditor be X. हमारे पास मान लीजिए X थी, तो current asset क्या है हमारी 10 लाख है, जिसमें से हमने पे कर दिया क्रेडिटर को, तो बैंक कम हो गया 2 लाख और मतलब 8 लाख हो गए करंट एसेट, और करंट लायबिलिटी हमने माना कि X थी जो हमने पे की, तो माइनस 2 लाख क्रेडिटर को पे किया, तो हमारी लायबिलिटी कम होगी तो माइनस 2 लाख, और जो रेशो है वो 2:1 है। तो 2:1 इक्वल्स टू 10 माइनस 2 8 लाख डिवाइडेड बाय जो हमने x माइनस 2 लाख हुआ हमारी क्रेडिट लायबिलिटी। इससे हमने x निकाला, x आया हमारा 6 लाख
और वर्किंग कैपिटल कितनी आई 8, वर्किंग कैपिटल हमारी कितनी आई आज की तारीख में 4 लाख, क्योंकि 10 लाख थी करंट एसेट माइनस 6 लाख इक्वल्स टू 4 लाख। लिक्विड रेशो क्या होता है, लिक्विड करंट रेशो जैसा ही होता है, बस हमने और ज़्यादा उसकी लिक्विडिटी पे ध्यान दिया। जो इन्वेंट्री हमारी होती है वो हम ईजिली, तो हमें टाइम लगता है बेचने के लिए, तो वो ईजिली कन्वर्ट नहीं होती कैश में। तो लिक्विड रेशो के लिए, लिक्विड एसेट्स के लिए हमने करंट एसेट्स में से इन्वेंट्री में हमारी माइनस कर दी। और प्रीपेड एक्सपेंसेस तो हम पहले से पे कर चुके हैं, ये तो हमारे कन्वर्ट कैश में नहीं होंगे, तो इसको लिक्विड नहीं माना, इसलिए लिक्विड रेशो में नहीं आएगा। इट्स नॉट अ लिक्विड एसेट्स, पर करंट रेशो में करंट एसेट्स में आएगा, लिक्विड एसेट्स में नहीं आएगा। जब लिक्विड रेशो पूछा जाए, क्विक रेशो पूछा जाए, एसेट रेशो पूछा जाए, तो हमें लिक्विड एसेट्स निकाल लिया। लिक्विड एसेट्स क्या है, करंट एसेट्स माइनस इन्वेंट्री माइनस प्रीपेड एक्सपेंसेस इज आर लिक्विड एसेट्स। और आइडल रेशो लिक्विड एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी इज़ 1:1, वो 2:1 था करंट रेशो, और लिक्विड रेशो का आइडल रेशो है 1:1। लिक्विड रेशो को हम लिक्विड क्विक एसेट्स कुछ भी बोल सकते हो। X Limited has a current ratio of 3:5:1, 3:5:1, 3.5:1, ये 3:5:1 गलत है, इस 3.5:1 and the quick ratio is 2:1. If excess of current asset over quick asset represented by the inventory is rupees 24,000, calculate the current asset. अब करंट रेशो हमारा कितना है 3.5:1 और क्विक रेशो क्या है 2:1। अब हमने मान लिया करंट लायबिलिटी हमारी x है, तो 3.5 माइनस 2x इक्वल्स टू 24,000, क्योंकि वो हम आपस में जो डिफरेंस है वो केवल इन्वेंट्री का है, प्रीपेड की बात कोई नहीं, तो केवल डिफरेंस है जो इन्वेंट्री का है। तो अगर हमारी करंट लायबिलिटी 1 है तो वो एसेट्स हमारी कितनी हुई 3.5x, और वो लिक्विड एसेट्स कितनी हुई 2x, तो 3.5x माइनस 2x कितना है 24,000, तो x आया 16,000, तो करंट एसेट कितनी हो गई 3.5 इंटू 16,000 इक्वल्स टू 56,000। ये समझ में आया कि हमारे वो मान लीजिए करंट लायबिलिटी x है, तो करंट एसेट हुई 3.5x और हमारी लिक्विड एसेट हुई 2x, और जो दोनों का डिफरेंस था वो 24,000 था, डेट इज़ इन्वेंट्री, क्योंकि इन्वेंट्री और प्रीपेड का डिफरेंस होता है, इसमें केवल इन्वेंट्री की बात की गई है। तो एक्स हिस्सा है 16,000, बेसिकली हमारी करंट लायबिलिटी 16,000 हुई और हमारी करंट एसेट हुई 3.5 इंटू 16,000 इज 56,000। इफ़ करंट एसेट एंड करंट लायबिलिटी इंक्रीजेस विद इक्वल अमाउंट रेशो विल डिक्रीज। ऐसा क्यों होगा, आप कुछ भी एग्जांपल लेके देख लीजिए कि 10:5 का रेशो है। अगर मान लो करंट एसेट 10 है और करंट लायबिलिटी हमारी 5 है, अगर हम इक्वल अमाउंट से बढ़ाते हैं, कोई भी अमाउंट फिक्स अमाउंट ले लीजिए, जैसे कि +5 कर दीजिए 15 डिवाइडेड बाई 10, तो पहले रेशो 2:1 था, फिर रेशो 3:2 हो गया, तो हमारा रेशो डिक्रीज़ हो जाता है। ये कोई भी मैथमेटिकल कैलकुलेशन से ये एक वो है, दिस इज प्योरली मैथ्स। इफ करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटी डिक्रीजेज विद द इक्वल अमाउंट रेशो विल इंक्रीज। कोई भी एग्जांपल देख लीजिए, प्लस कोई भी अमाउंट कर लेना एक्स अमाउंट और फिर रेशो देख लेना, तो वो करंट एसेट और करंट लायबिलिटी डिक्रीज होती है इक्वल अमाउंट से, तो रेशो इंक्रीज होता है। और करंट एसेट इंक्रीज होगी तो डेफिनेटली रेशो इंप्रूव ही होगा, मैथ्स में ऊपर वाला फिगर बढ़ेगा तो रेशो हमारा बढ़ेगा। करंट लायबिलिटी इंक्रीज होती है तो रेशो डिक्रीज होगा, नीचे वाला फिगर डिनोमिनेटर बढ़ेगा तो हमारा रेशो डिक्रीज होगा। ओनली करंट एसेट डिक्रीज होती है तो हमारा रेशो विल डिक्रीज, क्योंकि ऊपर का फिगर कम हुआ तो रेशो भी कम होगा। ओनली करंट लायबिलिटी विल डिक्रीज, रेशो विल इम्प्रूव, क्योंकि नीचे डिनोमिनेटर हमने कम किया तो हमारा रेशो बढ़ेगा। एक्सेप्ट बिल ऑफ एक्सचेंज ड्रॉन बाय क्रेडिटर नो चेंज, क्योंकि बिल ऑफ एक्सचेंज बीपी और क्रेडिटर आपस की शिफ्टिंग है, इसलिए कोई चेंज नहीं होगा। अगर कुछ ऐसा आएगा तो हमारे करंट लायबिलिटी में कोई चेंज नहीं होगा, इट्स ओनली द शिफ्टिंग ऑफ द करंट लायबिलिटी फ्रॉम वन हेड टू अनदर हेड, तो नो चेंज। रिसीव फ्रॉम डेटर, तो ऐसे ही कैश और डेटर में आपस में चेंज है, तो करंट एसेट के दोनों पार्ट है तो उसमें भी कोई चेंज नहीं होगा। रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर में क्या होगा, बैंक डिक्रीज़ होगा, करंट लायबिलिटी में इफेक्ट नहीं पड़ेगा क्योंकि वो लॉन्ग टर्म थी, लेकिन हमारा बैंक डिक्रीज़ होगा अगर रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर होगा। तो बस यही टॉपिक था करंट एसेट सॉल्वेंसी रेशोस। नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक यू।